असम की जनता के साथ जो प्रॉमिस किया गया था 1985 में, वो प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए, वो प्रॉमिस रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अगर एमएसपी था है रहेगा तो दिलवा दो ना। असम के किसान को 1868 रुपये दिलवा दो। इस देश का सच्चा विपक्ष आज संसद में नहीं है, ये बड़ी पार्टियां नहीं है। इस देश का सच्चा विपक्ष सड़क पे है। आज विरोध पार्टियां नहीं कर रही हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन जीवी कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी परेशान है आंदोलन जीवियों को। सो द फैक्ट इज कि हमारे देश में डेमोक्रेसी रोज धीरे 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 कॉम्प्रोमाइज हो रही है। असम की जनता से एक ही अपील है, जिस पार्टी ने, जिस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का अपमान किया है, किसानों का दमन किया है, किसानों के साथ विश्वासघात किया है, उस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाइए, सजा दीजिए, शिक्षा दीजिए, ताकि आगे से किसी रूलिंग पार्टी की हिम्मत नहीं हो ऐसा काम दोबारा करने की। नमस्कार। कहा जाता है कि जब झूठ की आग चारों तरफ बुरी तादाद में फैल जाए तो सच का एक छोटा लहर भी उसे मिटाने में कभी कभार काफ़ी होती है। तो ऐसे एक लहर के साथ हम अब आज मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक, ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इन दिनों स्वराज इंडिया पार्टी के प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव जी। हम आपको तहे दिल से आदर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ, इतनी बड़ी बात आपने कही है, शुक्रिया। ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह तो मेरा पूर्व जन्म हो गया, अब तो बस एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। जैसा कि आपने खुद कहा कि आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, आप सक्रिय रूप पे राजनीति पे भी आ गए हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है यहीं पे कि अब यहाँ जो इलेक्शन चुनाव सर पर है, तो इस दौरान आप आसाम में आए हैं, तो सिर्फ ये किसान विद्रोह से जुड़े हुए एक सभा में भाग लेने के लिए ही आए हैं, और या चुनाव रिलेटेड कुछ बातचीत भी, एजेंडा भी साथ में लाए हैं सर? सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है। हम यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के एक डेलीगेशन में आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि जिन 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ सब जगह जाके हम एक अपील करेंगे, और अपील हमारा ये है, नो वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी को वोट ना दो। क्यों? क्योंकि वैसे संयुक्त किसान मोर्चा का ना हमारा कोई कैंडिडेट है, हम कोई पार्टी नहीं है, और हमने किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना है। हम केवल इसलिए उतरे हैं चूँकि बीजेपी ने किसानों को इंसल्ट किया है, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की है। आतंकवादी, अराजक, खालिस्तानी, पाकिस्तानी एजेंट, दलाल, पता नहीं क्या कुछ कहा है। किसानों के विरुद्ध 3 कानून बनाए हैं, उन कानूनों पे उनकी राय नहीं दी, उसके बाद में उनकी बात नहीं सुनी है। किसानों का दमन किया है, उनके खिलाफ झूठे केस बनाए हैं, कांटे की तारों से घेर दिया है किसानों को। और ये पार्टी, हम इससे बात करते, अपील करते, लेकिन बीजेपी तो कोई भाषा सुनती नहीं है, ना वो सच की भाषा सुनती, ना कानून की भाषा सुनती, ना वो इंसानियत की भाषा सुनती। केवल एक भाषा सुनती है बीजेपी, चुनाव, वोट। हमने कहा ठीक है, फिर बीजेपी को बीजेपी की भाषा में सुना देते हैं। इसलिए हम आए और हम अपील कर रहे हैं आसाम के किसानों से, किसान के परिवार के जितने भी लोग हैं, उनके हितैषी आप जैसे जितने लोग हैं, सबसे कह रहे हैं, प्लीज़ पनिश बीजेपी, बीजेपी को सजा दो, शिक्षा दो, ताकि आगे से कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी रूलिंग पार्टी, कोई भी चीफ मिनिस्टर कभी किसानों से पंगा लेने की हिम्मत ना करे। सर, अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो किसान विद्रोह 100 दिन पार कर चुका है, और अभी भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। क्या कहना चाहिए? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? धान का, पैडी का एमएसपी है 1868 रुपीज़। अब आप बताइए, आसाम के किसान को मिलता है 1868 रुपीज़? 1100-1200 रुपये मिलता है। और ये किसानों के साथ अन्याय है। पिछली सरकारें कम से कम कहती थी हाँ हम इसे ठीक करेंगे। प्रधानमंत्री, अब ये मोदी का फ़र्क किया है कि वो कहते हैं तो मिल रहा है, एमएसपी था है रहेगा। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फ्रॉड इस देश में कोई हो नहीं सकता। इसलिए हम किसानों के पास जा रहे हैं, मंडी मंडी जा रहे हैं और इस फ्रॉड को दिखा रहे हैं। और हम सिंपली ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर एमएसपी था है रहेगा तो दिलवा दो ना। असम के किसान को 1868 रुपये दिलवा दो।
मक्की का दाम 1850 रुपये है एमएसपी, किसान को 850 रुपये मिल रहा है। तो हम कहते हैं दिलवा दो ना, नहीं तो टीवी पर झूठ बोलना बंद करो। सर लेकिन गौर फरमाया जाए तो जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों से पंजाब से जो किसान विद्रोह में लोग भाग ले रहे हैं, उस तादाद पर आसाम, बंगाल या तमिलनाडु के कुछ साउथ के कुछ स्टेट्स ऐसे लोग भाग उस तादाद से नहीं दे रहे हैं। और इलेक्शन भी, चुनाव भी सर पर है आसाम में, बंगाल में, साउथ में, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो उठाने वाला मुद्दा था, एक पुख्ता मुद्दा के हिसाब से ये बात नहीं उठा रहे। क्या कारण हो सकता है? पहली बात तो कि वो सब राज्य दिल्ली इसलिए नहीं पहुंच सकते कि अभी कोई पैसेंजर ट्रेन चल नहीं रही हैं। अब किसान आसाम से फ्लाइट में जाएगा क्या, है ना, राजधानी ट्रेन पकड़ के जाएगा? फ्लाइट से 15 किसान आए, 20 किसान आए, उन्होंने हमारे मोर्चा में हिस्सा लिया और मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन कितना किसान आ सकता है? दूसरा, यहाँ चुनाव चल रहा है, तो इस सब के चलते, और वैसे भी कोई किसान आंदोलन में सभी राज्यों के किसान बराबर मात्रा में आए, ये तो कभी नहीं होता है। तो रिले रेस है, पहले किसी एक ने पकड़ा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। और मुझे विश्वास है आसाम तो जन आंदोलनों की धरती है, जब आसाम का टाइम आएगा, उसका नंबर आएगा रिले रेस में, तो आसाम अच्छे से पकड़ेगा, इसमें मुझे विश्वास है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आपने कहा, वो बिल्कुल सही कहा। मैं समझता हूँ कि इस देश का सच्चा विपक्ष आज संसद में नहीं है, ये बड़ी पार्टियाँ नहीं हैं। इस देश का सच्चा विपक्ष सड़क पे है आज। विरोध पार्टियां नहीं कर रही हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन जीवी कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी परेशान है आंदोलन जीवियों को लेके। ये काम है, सच बोलना हमारा काम है, वो डरते हैं तो ठीक है। सर जब का आंदोलन के वक्त आपने सक्रिय भूमिका ली थी, अपने लोगों के साथ रास्ते पे उतर कर नारा लगाए थे, और देखा जाता है कि अभी नाउ बीजेपी सेज यस एनआरसी यस का, और मेन स्ट्रीम इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स है आपकी तरह, वो कहते हैं कि नो एनआरसी नो का, और जो पीपल ऑफ असम वो कह रहे हैं कि यस एनआरसी नो का नो का नो का। ये जो विभिन्नता है, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैंने बार बार कहा, उस समय भी मैंने कहा था, फिलहाल तो सब कुछ इसलिए रुका हुआ है कि बीजेपी असम इलेक्शन का वेट कर रही है। असम और बंगाल में इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये अपना डिवाइसिव एजेंडा पूरा कर देंगे। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल एक है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। प्रिंसिपल ये है। का के विरुद्ध हम क्यों हैं? क्योंकि वो रिलीजन के बेसिस पे कहता है, इस रिलीजन वालों को फास्ट ट्रैक कर दो, दूसरों को ना कर दो, है। हम इसके विरुद्ध हैं, और हम इसके भी विरुद्ध हैं कि असम की जनता के साथ जो प्रॉमिस किया गया था 1985 में, वो प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए, वो प्रॉमिस रहना चाहिए। इन दोनों सिद्धांतों को मानते हुए केवल एनआरसी यदि होता, अगर इससे लिंक्ड ना होता, तो मुझे ऐतराज़ नहीं है। मैंने लिखा भी है इसके पक्ष में, एनआरसी हो, लेकिन अगर एनआरसी इस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के बेसिस पे होता है, तो हम एनआरसी के विरुद्ध हैं, है ना। अगर एनआरसी पुराने कानूनों के तहत होता है, नॉर्मल रजिस्टर, तो रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तो पहले भी इस देश में था, रखा गया है, उस पर ऐतराज़ नहीं है। लेकिन CAA का के बेसिस पे एनआरसी, एनपीआर, सब चीज़ का हम विरोध करते हैं, क्योंकि एनपीआर इज़ एनआरसी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू लॉ, इसका विरोध करते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन से है, और कुछ नहीं। जैसे कि देखा जाता है कि इंडिया बेसिकली एक डेमोक्रेसी है, लेकिन हाल ही में दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है, यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इंडिया इज़ नॉट अ फ्री कंट्री, इट्स पार्टली फ्री, और एक स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन वी देम करके उन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ नो मोर ए डेमोक्रेसी, इट्स ए इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने 2019 के इलेक्शन आने के बाद कहा था, इंडिया इज़ नाउ हेडेड टुवर्ड्स इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, एग्जैक्टली यही शब्द कहा था। इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म इज़ व्हाट आई हैड सेड। और हमें किसी फॉरेनर के सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? हमें अपनी आँख से दिखता है ना, जहाँ दिशा रवि को अरेस्ट किया जाता है, किस चीज़ पे अरेस्ट कर रहे हैं? कि उसने इंटरनेट लिंक्स बनाए। व्हाट इज़ दैट टूल किट? टूल किट के अंदर कोई प्लायर या हथौड़ा तो नहीं है ना, उसमें इंटरनेट लिंक्स का एक पेज है। इंटरनेट लिंक्स को एक पेज पे कंपाइल करने के लिए जिसे जेल में डाला जा सकता है, वो देश कैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? कौन सी डेमोक्रेसी है? सो द फैक्ट इज़ कि हमारे देश में डेमोक्रेसी रोज़ धीरे 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 कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आजकल डेमोक्रेसी को एक झटका में ख़त्म नहीं किया जाता,
एक किताब है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, तो वो बताती है कि अब डेमोक्रेसी को एक झटका में यूं करके मारा नहीं जाता, हर रोज एक इंच एक इंच एक इंच करके ख़त्म किया जाता है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री। 2014 से शुरू हो गया था, 2019 के बाद बहुत रैपिड डिक्लाइन है। अब हम रशिया से और टर्की से किस तरह से अलग हैं? रशिया में जो पुतिन का विरोध करता है वो अचानक एक दिन मॉस्को से गायब हो जाता है। किसी दिन मेरे साथ भी ये हो जाएगा। ऐसा सब सच बोलने के साथ होगा। तो हाँ, डेमोक्रेसी बहुत सीरियसली थ्रेट में है, और डेमोक्रेसी अब हम अपने आप को नॉर्मल सेंस में नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक मायने में है, इस देश में आज़ादी के आंदोलन की विरासत है। उसने हमें फ्रीडम सिखाई है, उसने हमें डेमोक्रेसी सिखाई है, और मुझे विश्वास है कि जिसने भी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की विरासत आएगी, वो इसको रोकेगी। वो हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सर, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। लास्ट अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि चुनाव सर पर है आसाम में। आपको पता है कांग्रेस ने महागठबंधन खड़ा किया है। आप अब अखिल गगोई से भी शायद साक्षात किए हैं उनको। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आसाम के, और क्या लगता है कि आसाम के इलेक्शन का रिजल्ट इस बार क्या होने वाला है? जैसे कि आपको आसाम का पूरा सिनेरियो तो पता है। एक ज़माना था जब मैं इलेक्शंस फोरकास्टिंग करता था, भविष्य बताने का काम करता था। अब वो छोड़ दिया, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ। जैसा भी कर पाता हूँ भविष्य बनाने की कोशिश करता हूँ। असम की जनता से एक ही अपील है, जिस पार्टी ने, जिस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का अपमान किया है, किसानों का दमन किया है, किसानों के साथ विश्वासघात किया है, उस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाइए, सज़ा दीजिए, शिक्षा दीजिए, ताकि आगे से किसी रूलिंग पार्टी की हिम्मत नहीं हो ऐसा काम दोबारा करने की। उत्तर भारत में मैंने एक छोटा सा स्टिकर देखा है, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। बस ये भूल आप मत करना, ये एक ही बात कहती है। धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपने आपकी बहुमूल्य समय से बहुत सारा समय हमको दिया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।